अस्सलामुअलैकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिछले वीडियो में हमने रिसोर्स प्लानिंग की बात की थी, जिसमें हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। जो लैंड यूज होता है वो डिटरमिन होता है बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? टोपोग्राफी का मतलब ये है कि जमीन पे कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं और कहीं पे डेजर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कल्टीवेशन करनी है तो हम पहाड़ों पे तो नहीं कर सकते हैं, डेजर्ट्स में तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स में कर सकते हैं। इसलिए अगर प्लेन एरियाज हैं तो हम इसको यूज करेंगे कल्टीवेशन के लिए। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लैंड यूज में। तीसरा है सॉइल टाइप। अब जहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल होगी तो ये ऑब्वियस है कि वहाँ पे लैंड का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है वहाँ पे लैंड कम यूज़ होगी। यानी कि किस चीज़ के लिए? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब इन फिजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। यानी कि अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वहाँ की लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल जैसा होता है। इसीलिए वहाँ पे लैंड यूज कम होगा, लेकिन किस हिसाब से? एग्रीकल्चर के हिसाब से। वहाँ पे हम लैंड को बाकी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स बनाने के लिए, हमारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए, एटसेट्रा। इसी तरह ह्यूमन फैक्टर्स में एक और फैक्टर आता है, वो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। यानी कि अगर किसी एरिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे लैंड यूज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है वो है तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इस पूरे एरिया का लैंड यूज डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओनली 93% जो लैंड है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो रिमेनिंग 7% है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है एक्सेप्ट आसाम, उन स्टेट्स की अभी तक लैंड यूज रिपोर्टिंग नहीं की गई है बिकॉज ऑफ दी टोपोग्राफी। इसके अलावा कुछ और एरियाज है, फॉर एग्जांपल जो जम्मू एंड कश्मीर है या लद्दाख है, और वो एरियाज आते हैं इसमें जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किए हैं, या कुछ और एरियाज जो चाइना के पास है, यानी कि जिनको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उन एरियाज को अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। पैटर्न ऑफ नेट सोवन एरिया ग्रेटली वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि जो हमारा नेट सोवन एरिया है वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में। अगर हम पंजाब या हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा का जो टोटल एरिया है उसका 80% एरिया जो है वो नेट सोवन एरिया है। इस तरह से अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे तो इनका 10% यानी कि इनका लेस देन 10% जो एरिया है वो नेट सोवन एरिया है। आप लोगों को ये पता है कि फॉरेस्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो है वो लेस देन 33% है किसका? टोटल जियोग्राफिक एरिया जो हमारे इंडिया का है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ये आउटलाइन किया गया था कि हर किसी कंट्री का जो टोटल एरिया है, टोटल जियोग्राफिक एरिया है, उसका कम से कम
33% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि लैंड कैसे डिग्रेड होती है और इसको हम कंजर्व कैसे करेंगे। लैंड रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि लैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हम ऑब्टेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड की डिग्रेडेशन हो गई है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्ट्रेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है, इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो गई है। कुछ स्टेट्स में जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुई है, लेकिन किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज। बात करेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, इन स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो गई है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गई है ड्यू टू वाटर लॉगिंग। सैलिनिटी और एल्कैलिनिटी जो वहाँ सॉइल की थी वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो जो ज़मीन है वो बंजर बन गई है, यानी कि वहाँ की जो सॉइल है वो बिल्कुल भी अब फर्टाइल नहीं है। उसने अपनी जो फर्टिलिटी है वो लॉस की है बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी एंड हाई अल्कैलिनिटी। मिनरल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो है, जहाँ पे मिनरल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट बनाने के लिए, ये फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉइल में इनफिल्ट्रेशन यानी कि वाटर की इनफिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई है। कैसे? जब इन फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, यही सीमेंट की जो डस्ट है जब ये हमारे सॉइल पे पड़ती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस सॉइल की जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है, जिस रेट से ये हमारे वाटर को, हमारे रेन वाटर को इनफिल्ट्रेट करती, ये जो रेट है ये डिक्रीज होती है, लीडिंग टू दी रन ऑफ वाटर। इसी तरह से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट्स हैं, इनकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। सो देयर आर मनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पहला है एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं, इन तरीकों से हम टू सम एक्सटेंट लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। नंबर 2 आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है? सपोज करो कि हमारा कोई एरिया है, हमें वहां पे लगेगा कि यहाँ पे खतरा है इस सॉइल को ब्लो ऑफ होने में, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम वहां पे उस एरिया में, उस लैंड के बॉर्डर्स पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे विंड्स की स्पीड होती है वो चेक होती है, ताकि जो हमारी जो लैंड है वो क्या रहे, वो सेफ रहे, वो बच जाए इरोड होने से। और नंबर 3 आता है हमारा कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, यानी कि जो हम अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, उस प्रोसेस पे भी हमें कंट्रोल करना है, सो डैट कि जो हमारी लैंड है वो महफूज रहे, वो प्रिजर्व रहे। नंबर 4 है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब आप लोगों को पता है कि जो सैंड ड्यून्स हैं, वो सैंड ड्यून्स कहाँ पे बनते हैं? सैंड ड्यून्स बनते हैं इन डेजर्ट एरियाज। वो कैसे बनते हैं? यानी कि जब सैंड के ऊपर से विंड्स, हाई स्पीड विंड्स ब्लो करते हैं, तो वो सैंड को एक जगह से उठाते हैं और कहीं दूसरे जगह पे उनको एक्यूमुलेट करते हैं। इसी एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो इस तरह से ये लैंड, इस तरह से जो ये सॉइल है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्या होती है? इरोड होती है। अब हमें क्या करना है? इस सॉइल को बचाने के लिए हमें थॉर्नी बुशेस लगाने हैं, सो डैट कि ये जो हमारी सॉइल है ये इरोड होने से बच जाए। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिनकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हैं, ताकि जो हमारी लैंड है वो हेल्दी रहे। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो चलिए अब एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसकी हेडिंग है सॉइल एज अ रिसोर्स। सो एज यू नो कि सॉइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है,
यही सॉइल एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपने प्लांट्स या अपने ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। सॉइल जो है, अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सॉइल फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फैक्टर है? देखिए, सबसे पहले है हमारे पास रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो है टाइम। तो ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और भी कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है, लाइक द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा। इन फैक्टर्स से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। चेंज इन टेम्परेचर से क्या होता है कि हमारे रॉक्स जो होते हैं उनमें गर्मी की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं और उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसी तरह से जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे भी फ्रीज था प्रोसेस की वजह से हमारे जो रॉक्स होते हैं वो उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स की वजह से वो रॉक जो है फ्रैगमेंटेड हो जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो रनिंग वाटर की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उसमें कुछ लोड होता है जैसे कि पेबल्स या छोटे छोटे बोल्डर्स होते हैं जो कि हर वक्त रिवर के बेड रॉक से टकराते रहते हैं, जिनकी वजह से इन रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स उठते हैं जो फिर कहीं पे एक्यूमुलेट होके सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह एक और फैक्टर जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो इन रॉक्स को डिकम्पोज करके सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी अर्थवर्म है या कुछ और जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि अपने रूट्स ग्रो करते हैं इन रॉक्स में, तो लीडिंग टू दी क्रैक्स इन दी रॉक्स। इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि ये जो रॉक होती है ये डिसइंटीग्रेट होती है और डिसइंटीग्रेट होने के बाद सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस लैंड की कंजर्वेशन करनी चाहिए, तभी तो हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।